हेलो बच्चों, मैं हूं अमिता भाटिया, आपकी एसएसटी की टीचर। और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 3-4 वीडियोज़ में हो सकता है। तो शुरू करें। इंडिया की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। अगर हड़प्पा मोहनजोदारो को छोड़ दे, जिसके रूइंस के अलावा कोई सोर्सेस नहीं मिलते। इंडिया की सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर का जिक्र वेदास में मिलता है। वेदों को इंडियन हिस्ट्री की एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, जिस समय में रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स लिखे गए थे। इस एज को आयरन एज भी कहते हैं। इस दौरान बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो ईस्टर्न यूपी और बिहार तक फैले हुए थे, जिनको जनपद कहते हैं। इस दौरान कई बड़े बड़े राज्य भी थे जिनको महाजनपद कहते हैं, जो 600 से 325 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में मिलते हैं। इन महाजनपद के कई नाम आप लोगों ने सुने होंगे अगर आपने महाभारत देखी या सुनी है, जैसे कोशी, जो बाद में काशी बन गई थी, जिसकी कैपिटल थी बनारस। कुरु, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों का राज्य। अंग, इसका नाम भी आपने सुना होगा, इसकी राजधानी थी चंपा, अंगराज कर्ण की। मगध, विजी, मल्ला, चेड़ी, वत्स, खोसला, जिसकी राजधानी थी अयोध्या, पांचाल, जिसकी रानी थी अक्षेत्र, पांचाल यानी द्रौपदी का मायका, मत्स्य, सुरसेना, अशाका, अवंती, गंधार और कांबा। ये 16 बड़े बड़े जनपद थे जिनका जिक्र उस समय मिलता है। अब और ऐसे ही राजस्थान में भी कुछ 4 जनपद थे जिनके बारे में जिक्र मिलता है। जांगल, बीकानेर से जोधपुर तक का एरिया जांगल जनपद के अंडर में आता था, जिसकी कैपिटल थी नागौर। मत्स्य, चंबल से लेकर के जांगर तक का एरिया, जिसकी कैपिटल थी जयपुर। सुरसेना, वेस्टर्न यूपी अभी जहाँ पर आता है, ब्रिज का एरिया कृष्ण भगवान का, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। फिर आता है शिवी, साउदर्न पंजाब से पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान इंडिया में था ना, जिसकी कैपिटल थी शिवपुर। ये 4 एरियाज राजस्थान के अंडर में आते हैं। अब बारी आती है मौर्य डायनेस्टी की। मौर्य डायनेस्टी को महाजनपद से देखें तो मगध महाजनपद से हरिहर डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी से आगे बढ़ी। अगर आपको मैप्स में दिखाऊं तो आपको मगध जनपद दिख रहा है, ये छोटा सा एरिया। फिर आगे हरिहर डायनेस्टी का एरिया है। फिर उसके बाद में नंदा डायनेस्टी, देखो मगध से लेकर के उन्होंने यहाँ तक एक्सपेंड किया था। और जब मौर्य एम्पायर आया तो मौर्य एम्पायर वेस्टर्न एरिया में अफ़गानिस्तान तक एक्सपेंडेड होके साउथ में मैसूर तक एक्सपेंड हुआ था। मौर्य एम्पायर को अगर हम पढ़ते हैं तो हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे: इम्पॉर्टेंट रूलर्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आज हम मौर्य एम्पायर के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य एम्पायर का फाउंडर था। नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा था धनानंद, जो बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि अलेक्जेंडर भी कभी उनके राज्य में घुस नहीं पाया था। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हरा दिया था। कौन था ये चंद्रगुप्त और कौन था ये चाणक्य? चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम था विष्णुगुप्त। ये धनानंद के राज्य में एक ब्राह्मण या एक मंत्री के रूप में काम करते थे। एक बार किसी बात पे नाराज़ हो गए थे, धनानंद इनके ऊपर नाराज़ हो गए थे, तो इन्होंने कहा था कि आपको राजा मैंने बनाया है, आपकी वजह से मेरी वजह से आपका राज्य सक्सेसफुल है, तो मैं तो किसी भी सड़क से खड़े हुए आदमी को उठा करके राजा बना सकता हूँ। उस समय तो धनानंद ने कह दिया था, जा बना ले। और चंद्रगुप्त, जो कि मुर
जाति, जो कि एक शेड्यूल कास्ट कहलाई जाती है, का एक लड़का था, जो उस समय ऐसा माना जाता है, जो उस समय कौटिल्य का शिष्य था। कौटिल्य ने एक बड़ी सेना खड़ी करके चंद्रगुप्त को उसका नेता बना करके धनानंद को हराया था और चंद्रगुप्त को मौर्य का राजा बनाया था। इस तरीके से मौर्य का एम्पायर शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त ने 322 से 298 बीसी तक राज्य किया और पूरा वेस्टर्न पार्ट, अगर आपको नक्शा याद हो तो वेस्टर्न यानी अफ़गानिस्तान वाला एरिया उसने अपने अंडर में लिया था। और 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का गवर्नर था, वो चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करने आया था और हरा दिया गया था। हार गया था का मतलब मर नहीं गया था, बल्कि उसने अपनी हार मान ली थी और उसने मैरिज अलायंस में अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी और अपने 4 इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस जो उसके अंडर में थे उसने चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में भेंट कर दिए थे। फिर काफ़ी बाद में चंद्रगुप्त ने जैनिज़्म को अपना लिया था और अपने आखिरी दिनों में संथारा यानी स्टारवेशन, जैनियों में एक प्रथा होती है संथारा, जिसमें कई बुजुर्ग अपने आखिरी दिनों में अन्न और जल का त्याग कर देते हैं और जब तक वो मरते नहीं हैं। ये संथारा उन्होंने श्रवण बेलागोला में लिया था। श्रवण बेलागोला एक और चीज़ के लिए भी माना जाता है, वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त के राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। अब उसके बाद आ जाओ बिंदुसार। बिंदुसार ने अब राज्य को साउदर्न पार्ट मैसूर तक अपने राज्य को बढ़ाया था और इसके लिए साउथ के 18 राजाओं को उसने हराया था। एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में जो उससे हैंडल नहीं हो पा रहा था और बाद में अशोका ने इस रिवोल्ट को एंड किया था। बिंदुसार के टाइम पे 2 एम्बेसडर आए थे, डेमाकस जो सीरिया का था और डायनोसियस जो कि इजिप्ट का था। बिंदुसार के बाद अशोका ने राज्य को संभाला। अशोका, जिसको ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर भी कहते हैं, 273 से 232 बीसी तक, और उसने 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और कई छोटी लड़ाइयाँ लड़ी थी। जो पहली बड़ी लड़ाई थी वो 4 साल तक सिविल वॉर था अपने ही भाइयों के साथ। सिविल वॉर का मतलब होता है अपने ही लोगों के साथ में युद्ध, और इस युद्ध में अपने 99 भाइयों को मारकर अशोका राजा बना था। उसने एक और बड़ी लड़ाई लड़ी थी कलिंग की और उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था और इस खून खराबे ने अशोक का मन बदल दिया था और उसने उपगुप्त नाम के गुरु के अंडर में बुद्धिज़्म को अपना लिया था और जब तक वो जिया था तब शांति बनी रही थी और उसने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। इसमें उसका बेटा महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्र भी शामिल थे, जो सिलोन, आज का जो श्रीलंका है, गए थे बोध वृक्ष के सैपलिंग यानी छोटे पौधे को अपने साथ लेकर, और श्रीलंका में उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया था। अशोका ने एक मॉरल लेसन भी दिया था जिसको धम्म महामंत्र कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अशोका के बाद कोई भी बड़ा राजा, स्ट्रॉन्ग राजा मौर्य एम्पायर में नहीं हो सका और धीरे धीरे मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था। बृहद्रथ मौर्य एम्पायर का सबसे आखिरी राजा था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद अगर आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पाठ समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अब हम आते हैं मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब एक राजा, उसके नीचे अलग अलग जो है ना स्टेट्स, जैसे इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरीके से। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य एम्पायर के 5 प्रोविंसेस थे।
जैसे पहला प्रोविंस था उत्तर प्रथा, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। फिर उसके बाद था अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कालिंगा तोशाली, दक्षिणापथा सुवर्णगिरी, और मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के 18 डिपार्टमेंट्स थे। अगर मिलिट्री की बात करें तो 5 मिलिट्रिकल डिपार्टमेंट्स थे। सबसे पहले 6 लाख फुट सोल्जर्स यानी पैदल सैनिक, 50,000 हॉर्स राइडर्स, 9,000 एलिफेंट्स, 800 चैरियट्स, 800 रथ, और एक बहुत बड़ी नेवी। मैगस्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त की मिलिट्री के बारे में जानकारी है। यह उनकी बहुत बड़ी मिलिट्री थी उस समय भी, यानी उस समय भी 6,59,800 या शायद उससे भी ज़्यादा सोल्जर्स चंद्रगुप्त की मिलिट्री में थे। अब आती है बारी जुडिशियल सिस्टम की। राजा सुप्रीम था, सबसे बड़ा था, और उसका सेंट्रल कोर्ट पाटलिपुत्र में था जो हाईएस्ट लेवल पे था। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट थे जिनको संग्रह या द्रोणमुख कहते हैं। और कोर्ट्स 2 तरीके के होते थे। एक होता था धर्मिष्ठ सिविल कोर्ट, यानी नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे थेफ्ट, रॉबरी वगैरह। और अगर सोच लो राज्य यानी स्टेट के और पब्लिक के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो कंटक शोधन नाम का राज्य था जो कि क्रिमिनल कोर्ट कह सकते थे। और यहाँ पर जो जज होते थे वो 3 प्रदेशश्री और 3 अमात्य कहलाते थे। मंत्री परिषद में राजा के बाद होता था युवराज, जो नेक्स्ट होने वाला राजा होता था, फिर पुरोहित, फिर सेनापति, और उसके बाद बाकी मिनिस्टर। और पूरा राज्य जो है 7 पार्ट्स में राज किया जाता था, यानी सप्तांग कहते थे उसको। सबसे पहले तो होता था राजा, फिर होता था दुर्ग यानी फोर्ट का मिनिस्टर, किले को संभालने वाला, फिर होता था जनपद जो 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे उनका चीफ मिनिस्टर समझ लो, फिर होता था अमात्य जो सेक्रेटरी होता था, कोष जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेजरी संभालता था, मित्र यानी पड़ोसी राज्य, उनको एलाइज भी कहते हैं, ठीक है, जो पड़ोसी राज्यों के साथ में डील करता था। और फिर लास्ट में आता है सेना यानी उनकी आर्मी यानी डिफेंस मिनिस्टर। अब अगर आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो जब भी हम आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में करेंगे तो लिटरेरी रिसोर्सेज और आर्किटेक्चर अलग होता है। लिटरेरी रिसोर्सेज वो होते हैं जो किताब लिखी गई होती है, और 2 मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी और इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखी थी। और आर्किटेक्चर में इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कॉपी किताब पर लिखा हुआ नहीं, किसी दीवार या किसी खम्भे पर या कहीं पर परमानेंट खुदवाया हुआ। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस में अशोका के 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जिनको अशोका पिलर्स कहते हैं, जिसमें दूसरे और 7वें पिलर पर जो अशोका की धम्म की डेफिनेशंस, यानी उनके बुद्धिज़्म में जो धम्म के मॉरल रूल्स है उनके बारे में लिखा गया है। फिर आता है एक कार्व्ड एलिफेंट जो धौली में है, एक एलिफेंट की पत्थर की मूर्ति है, उसके ऊपर लिखा गया है सांची का स्ट्यूपा। फिर उसके बाद है 4 लाइन कैपिटल। 4 लाइन कैपिटल मतलब अपना नेशनल एम्बलम, आज की डेट में वो अपना नेशनल एम्बलम है। एक खम्भे के ऊपर 4 शेरों के मुंह हैं और उस खम्भे पर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। एक बुल कैपिटल है जो उसके अंदर एक बुल भी बना हुआ है, और 14 रॉक एडिट्स हैं यानी पत्थरों पर की हुई खुदाई। और ये मैं स्पेशली कह रही हूँ, रुम्मन देई का इंस्क्रिप्शन अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आता है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि अशोक ने अपने लैंड टैक्स को 1/6 से कम करके और 1/8 तक रिड्यूस कर दिया गया था।